सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम बिग बाय बॉब गॉफ बुक के बारे में। रात के 11 बज चुके थे। रमेश अपने कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। रमेश के हाथ में एक किताब थी, ड्रीम बिग। उसने इसे कुछ दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया था। आज किसी तरह उसने सब काम छोड़कर इसे पढ़ने की ठानी। रमेश की जिंदगी कुछ उलझन भरी चल रही थी। हर दिन वही ऑफिस की भागदौड़, वही काम का प्रेशर और घर लौटकर खालीपन का एहसास। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो उसका अपना नहीं है। बचपन में उसके बड़े बड़े सपने थे, एस्ट्रोनॉट बनने का, किसी दिन एक नोवेल लिखने का या दुनिया घूमने का। लेकिन जिंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते वह अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुका था। उसने किताब का पहला पेज खोला। शुरुआत में ही बॉब गॉफ ने एक सवाल पूछा था, व्हाट डू यू ट्रूली वांट इन लाइफ। रमेश ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। यह सवाल बड़ा सिंपल लग रहा था, लेकिन जवाब देना उतना ही मुश्किल। उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहला लेसन था आइडेंटिफिकेशन, अपने देखने की परमिशन। रमेश इस लाइन पर रुक गया, परमिशन टू ड्रीम। उसने खुद से यह सवाल किया, मैंने आखिरी बार बिना किसी डर या लिमिटेशन के सपने कब देखे थे। उसे याद आया कि बचपन में जब भी वह कुछ देखता उसे लगता था मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वह खुद को ही यह कहने लगा कि यह पॉसिबल नहीं है। रमेश ने किताब पढ़ना छोड़ा और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर सड़क पर लाइट जल रही थी और दूर कहीं से किसी गाड़ी की आवाज आ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। क्या मैं अपने सपनों को भूल चुका हूँ, उसने खुद से पूछा। उसने कुर्सी पर वापस बैठकर किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा। गॉफ ने एक एक्टिविटी सजेस्ट की थी, अपने सबसे बड़े और छोटे सपनों की एक लिस्ट बनाओ। ऐसा कुछ जो तुम हमेशा से करना चाहते थे और ऐसा कुछ जो तुम्हें खुशी देता है, भले ही वह छोटी सी चीज हो। रमेश को यह आइडिया कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है। उसने अपनी टेबल की ड्रॉर से एक नोटबुक निकाली और पेन लेकर लिखने बैठ गया। पहला सवाल, व्हाट डू आई जेन्युइनली वांट। रमेश ने लिखना शुरू किया। 1 मैं किताब लिखना चाहता हूँ। 2 मैं पहाड़ों में 1 महीने रहना चाहता हूँ। 3 मुझे फोटोग्राफी सीखनी है। 4 मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना है। 5 मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहता हूँ। लिखते लिखते उसके दिमाग में पुराने यादें आने लगी। उसे याद आया कि कॉलेज में उसने एक कहानी लिखी थी जो उसके दोस्तों को बहुत पसंद आई थी। उन दोस्तों ने उसे इनकरेज किया था कि वह और लिखे, लेकिन जिंदगी की प्रैक्टिकल में वह लिखना भूल गया। उसने फिर से अपनी लिस्ट देखी। उसे लगा यह सब मेरे सपने हैं, लेकिन मैं इनके लिए कुछ करता क्यों नहीं। गॉफ ने किताब में लिखा था कि अक्सर हम अपने सपनों को प्रैक्टिकल एक्सक्यूज से दबा देते हैं। आई डोंट हैव टाइम, इट्स नॉट रियलिस्टिक, व्हाट इफ आई फेल। यह एक्सक्यूज रमेश की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसने किताब का अगला पैराग्राफ पढ़ा जिसमें लिखा था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग, बी अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग। यह लाइन पढ़कर रमेश को एक अजीब सी हिम्मत मिली। उसने अपनी लिस्ट को फिर से पढ़ा और खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को अनदेखा नहीं करेगा। लेकिन कहां से शुरू करें। गॉफ ने कहा था कि सबसे पहला कदम है सपने को आइडेंटिफिकेशन। रमेश ने अपने पहले सपने पर ध्यान दिया। मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। उसने सोचा यह बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन शायद मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में कर सकता हूँ। उसने तुरंत एक और लिस्ट बनाई था, हर दिन 500 शब्द लिखना शुरू करूंगा। 2 पहले एक शॉर्ट स्टोरी लिखूंगा। 3 अपनी राइटिंग किसी दोस्त को पढ़ने के लिए दूंगा। 4 एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन करूंगा। ये सोचते सोचते रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार खुद के लिए कुछ कर रहा है। किताब के अगले हिस्से में गॉफ ने कहा था कि सपने देखने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि वही हम यह सपने देख रहे हैं। सपनों की क्लैरिटी तभी आती है जब हम उनके पीछे की वजह जानते हैं। रमेश ने अपनी रमेश ने अपना लिस्ट की तरफ देखा और खुद से पूछा, मैं किताब क्यों लिखना चाहता हूँ। जवाब सिंपल था, उसे लोगों को अपनी कहानियों के जरिए इंस्पायर करना था। वह चाहता था कि उसकी राइटिंग लोगों के दिलों को छू सके। रात के 2 बच्चों थे, लेकिन रमेश को थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। उसने अगले दिन से अपनी लिस्ट पर काम करने की ठानी। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था। उस रात उसे बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। रमेश ने अगली सुबह नींद से जागते ही अपना पहला कदम उठाने का फैसला किया। कल रात लिखी हुई लिस्ट उसके सामने थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे,
क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? क्या मेरी कहानियां किसी को पसंद आएंगी? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ना बाकी रखा था। उसने अपना चाय का कप उठाया और फिर से किताब खोल ली। अगला लेसन था ओवरकम फियर एंड डाउट। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल रीडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पहली ही लाइन ने रमेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। What would you attempt if you knew you couldn't fail? उसने इस सवाल को 2 बार पढ़ा। यह सवाल इतना सिंपल था लेकिन इसका जवाब उसके मन में कहीं गहरे दबा हुआ था। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे फेलियर का डर न होता तो मैं क्या करता? उसने किताब की तरफ देखा, जैसे कि जवाब वही मिलेगा। ताकि fear of failure and self-doubt are just thoughts, not facts. The only way to deal with them is to face them. रमेश ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में डर एक इनविजिबल वॉल की तरह था जो उसे हर बार पीछे खींच लेता था। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता, उसका दिमाग तुरंत रीजंस ढूंढ लेता था कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। कि अगले हिस्से में एक एक्सरसाइज दी गई थी, राइट डाउन योर फियर्स एंड डाउट्स एंड देन राइट व्हाई दे आर नॉट ट्रू। रमेश को यह एक्सरसाइज कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा अगर कुछ नया सीखना है तो इसे ट्राई करना होगा। उसने अपनी नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। फियर्स एंड डाउट्स 1, अगर मेरी लिखी कहानी किसी को पसंद नहीं आई तो 2, अगर मैं हाफ वे में रुक गया तो 3, मुझे राइटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। 4, क्या मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं इसे पूरा कर सकूं? कुछ देर तक वह बस इन्हीं डाउट्स को देखता रहा। उसे लगा कि यह डाउट्स बिल्कुल वैलिड है, लेकिन फिर उसने किताब की एक्सरसाइज के अगले हिस्से पर ध्यान दिया। नाउ चैलेंज दीज डाउट्स विथ लॉजिक। उसने डाउट्स के नीचे रीजंस ने शुरू किए था। अगर मेरी कहानी किसी को पसंद नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बुरा राइटर हूँ। इसका मतलब यह हो सकता है कि मुझे इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट कभी रुकती नहीं है। 2, अगर मैं हाफ वे में रुक गया तो भी मैंने कोशिश की होगी, और यह कोशिश किसी भी रिग्रेट से बेहतर होगी। 3, मुझे राइटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। हर एक्सपर्ट कभी बिगिन था। 4, टाइम की कमी सिर्फ एक एक्सक्यूज है। अगर मैं सच में इसे चाहता हूँ तो मैं टाइम निकाल लूंगा। यह लिखते ही रमेश को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि उसके फियर सच में सिर्फ थॉट्स थे जो उसे रोक रहे थे। गॉफ ने एक और स्ट्रेटेजी बताई थी, रिफ्रेम योर फेलर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। रमेश को यह कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा अगर मैं फेल हुआ तो मैं इसे फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक लेसन की तरह देखूंगा। हर बार जब मैं फेल होऊंगा मैं एक नया तरीका सीखूं कि कैसे सख्त करना है। यह सोचकर उसने अपनी लिस्ट को फिर से देखा। उसका पहला गोल था हर दिन 500 शब्द लिखना, लेकिन अब भी उसके मन में एक डर था, मुझे पता नहीं है कि शुरू कहां से करूं। किताब के अगले हिस्से में लिखा था, स्टार्ट मेसी, इट डोंट हैव टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट। रमेश ने अपने लैपटॉप को खोला और ब्लैंक डॉक्यू पर कर्सर ब्लिंक होते हुए देखा। शुरुआत में वह कुछ देर बस खाली स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने खुद से कहा चलो मैसी ही सही शुरू करते हैं। उसने लिखना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तक उसे कुछ खास नहीं सूझा। उसके दिमाग में वही सेल्फ डाउट वाली आवाजें आने लगी, यह कैसा लिख रहे हो, यह तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, तुम्हें इससे क्या मिलेगा। लेकिन उसने उन आवाजों को अनसुना कर दिया और बस लिखता चला गया। जब उसने लिखा खत्म किया और स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने भले ही ज्यादा नहीं लिखा था, लेकिन उसने शुरुआत तो कर ही दी थी। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस रात रमेश ने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा। गॉफ ने कहा था कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन यू। रमेश को यह बात बहुत सही लगी। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं? उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आरव का नाम याद किया। आरव हमेशा उसे इनकरेज करता था। रमेश ने तुरंत आरव को कॉल किया। आरव, मैं एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रमेश ने धीरे से कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, कब शुरू किया? आरव की आवाज में एक्साइटमेंट थी। अभी बस शुरुआत की है, लेकिन कुछ डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। डर तो सबको लगता है भाई, लेकिन डर के आगे ही तो मजा है। तू बस लिख, मैं तेरी कहानी का पहला रीडर बनूंगा। आरव की बात सुनकर रमेश को और कॉन्फिडेंस मिला। उसने महसूस किया कि सही लोग आपकी जिंदगी में आपके सपनों को पंख देने में मदद कर सकते हैं। उस रात उसने अपने डाउट्स और फियर्स को चैलेंज करने का एक और तरीका सोचा। उसने अपनी नोटबुक में एक नया सवाल लिखा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। उसने खुद से जवाब दिया, वर्स्ट यही होगा कि मेरी कहानी पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या इससे दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ और अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ।
रमेश ने किताब का एक और कोट अंडरलाइन किया। फेथ एंड फियर बोथ डिमांड यू टू बिलीव इन समथिंग यू कैनॉट सी, द चॉइस इज योर्स। उसने फैसला कर लिया कि वह फेथ को चुनना चाहता है। वह अपनी राइटिंग जर्नी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखेगा, जहां हर ऑब्स्टिकल उसे कुछ नया सिखाएगा। उसने खुद से कहा, मैं डर को नहीं जीतने दूंगा, मैं अपनी कोशिशों में फेथ रखूंगा। अगले दिन से रमेश ने एक रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठकर उसने राइटिंग के लिए 1 घंटा निकालना शुरू किया। कुछ दिनों में उसने नोटिस किया कि उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सेल्फ डाउट अब भी आता था, लेकिन अब वह उसे कंट्रोल करना सीख रहा था। रमेश को यह समझ में आने लगा था कि डर और डाउट कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, लेकिन इनसे भागने की बजाय इनका सामना करना ही असली जीत है। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह डर को हरा है, वह अपने सपने के एक कदम करीब पहुंच जाता है। यह लेसन भी रमेश की कहानी का अंत नहीं था, यह बस एक और चैप्टर था जिसे उसने पार कर लिया था, लेकिन उसकी जर्नी अभी बाकी थी। रमेश अब पहले 2 लेसन को अपनी जिंदगी में जगह देना सीख चुका था। उसने अपने डर और डाउट्स का सामना करना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ सोचने और महसूस करने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त था एक्शन का। एक शाम रमेश ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में बैठा था। थकावट के बावजूद उसने किताब खोल ली। अगले लेसन का टाइटल था टेक से। पहले ही पैराग्राफ में बॉब गॉफ ने लिखा था, एक्शन है सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल। विदाउट टेकिंग स्टेप्स इवन द ग्रैंडेस्ट ड्रीम्स विल रिमेन जस्ट आइडियाज। रमेश को यह बात सीधी लेकिन चुभने वाली लगी। उसने महसूस किया कि वह अभी तक एक्शन लेने में कुछ कंजूसी कर रहा था। गॉफ ने आगे लिखा था कि स्टार्ट विद स्मॉल अचीवेबल गोल्स, ब्रेक योर बिग ड्रीम इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फोकस ऑन टेकिंग वन स्टेप एट टाइम। रमेश ने इसे अंडरलाइन किया। उसे याद आया कि उसने अपनी राइटिंग जर्नी को लेकर एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन अभी तक वह सिर्फ 500 शब्द लिखने वाले टास्क पर ही टिका हुआ था। उसने खुद से कहा, अब वक्त है अगले कदम उठाने का। रमेश ने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखा, व्हाट स्पेसिफिक एक्शंस कैन आई टेक टुडे टू मूव क्लोजर टू माई ड्रीम। कुछ देर सोचने के बाद उसने लिखना शुरू किया। एक राइटिंग शेड्यूल बनाना और उसे स्ट्रिक्ट फॉलो करना। 2 राइटिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ना। 3 अपनी शॉर्ट स्टोरी का पहला ड्राफ्ट पूरा करना। 4 फीडबैक के लिए कहानी अपने दोस्तों को भेजना। 5 राइटिंग के बारे में एक वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करना। लिस्ट बनाकर उसने खुद को कुछ ऑर्गेनाइज्ड महसूस किया, लेकिन सवाल यह था कि कहां से शुरुआत करें। गॉफ ने लिखा था कि एक्शन डोंट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड्स टू बिगिन। रमेश ने तुरंत अपनी लिस्ट के पहले टास्क पर काम शुरू किया। राइटिंग स्केड्यूल बनाना। उसने अपने दिन का रूटीन देखा और तय किया कि वह सुबह 1 घंटा और रात को आधे घंटे सिर्फ राइटिंग को देगा। पहले दिन उसने अपने स्केड्यूल को फॉलो करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना उसके लिए कुछ मुश्किल था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि अब एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं होगी। उसने अपने लैपटॉप पर बैठकर अपनी कहानी पर काम शुरू किया। लिखते लिखते उसने महसूस किया कि हर शब्द के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेकिन एक्शन लेना इतना आसान भी नहीं था। कुछ दिन तो रमेश अपने स्केड्यूल पर सही चला, लेकिन एक दिन जब ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा हो गया तो वह लिखने का टाइम नहीं निकाल पाया। उस दिन उसे गिल्ट महसूस हुआ। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा जिसमें गॉफ ने लिखा था, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। इफ यू मिस अ डे डोंट लेट इट बिकम अ हैबिट, गेट बैक ऑन ट्रैक द नेक्स्ट डे। अगले दिन रमेश ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने समझा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर बार गिर कर फिर उठ खड़ा होना है। उसने अपनी छोटी छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू किया। जैसे जब उसने अपनी कहानी का पहला ड्राफ्ट पूरा किया तो उसने खुद को एक नई किताब खरीदने की परमिशन दी। अब तक रमेश ने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिख ली थी। उसने इसे आरफ और अपने 2 और करीबी दोस्तों को भेजा। जब उसने अपनी कहानी शेयर की तो उसे कुछ डर लगा, क्या होगा अगर इन्हें पसंद ना आए। उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने गॉफ की एक बात याद की, शेयरिंग योर वर्क इज आल्सो एन एक्शन, इट्स अ वे टू ग्रो एंड लर्न। आरफ का फीडबैक आया, भाई कहानी मजेदार है लेकिन कैरेक्टर कुछ और डिटेल में होना चाहिए। एक और दोस्त ने कहा, प्लॉट अच्छा है लेकिन डायलॉग थोड़े और नेचुरल हो सकते हैं। पहले तो रमेश को लगा कि यह फीडबैक कहीं उसकी कोशिशों की कमी तो नहीं दिखा रहे,
लेकिन फिर उसने देखा कि यह फीडबैक उसे इम्प्रूव करने का मौका दे रहा था। उसने अपनी कहानी पर फिर से काम करना शुरू किया। गॉफ ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। रमेश ने इसे भी अपनी जिंदगी में शामिल किया। उसने हर छोटे कदम को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। जब उसने अपनी पहली कहानी पूरी की तो उसने अपने लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में अकेले डिनर किया। उसे लगा कि यह उसकी मेहनत का एक छोटा सा रिवॉर्ड था। कुछ हफ्तों बाद रमेश ने अपने अगले गोल पर काम करना शुरू किया, राइटिंग कम्युनिटी में जुड़ना। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और एक लोकल राइटिंग ग्रुप ढूंढा जो हर हफ्ते मिलने वाला था। शुरुआत में रमेश को कुछ झिझक हुई। उसे लगा, क्या मैं इस ग्रुप के लिए अच्छा राइटर हूं? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि एक्शन लेने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पहले मीटिंग में रमेश ने देखा कि वहां हर तरह के लोग थे, कुछ एक्सपीरियंस्ड राइटर्स तो कुछ बिगिनर्स। जब उसने अपनी कहानी शेयर की तो लोगों ने उसे इनकरेज किया और वैल्यूएबल फीडबैक दिया। रमेश को यह एहसास हुआ कि कम्युनिटी में होने से उसे अपने काम को लेकर मोटिवेशन और क्लैरिटी दोनों मिली। एक दिन जब रमेश ने अपनी कहानी को रिवाइज किया और उसे अपने राइटिंग ग्रुप के एक सदस्य को दिया तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी राइटिंग में पोटेंशियल है क्या? तुम इसे किसी मैगजीन में सबमिट करने का सोच रहे हो? रमेश ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन फिर उसने की एक और बात याद की, ड्रीम्स ग्रो व्हेन यू टेक बोल्ड एक्शंस। रमेश ने अपनी कहानी को एक ऑनलाइन मैगजीन में भेज दिया। उसे पता था कि हो सकता है इसे रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन उसने फैसला किया था कि वह एक्शन लेना नहीं छोड़ेगा। उसके सपनों का सफर अभी शुरू ही हुआ था। उसने अब समझ लिया था कि ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ एक शब्द है, एक्शन। उसने महसूस किया कि हर छोटा कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा था। रमेश की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने अपने डर और डाउट्स का सामना करना सीख लिया था, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि उसने अपनी पहली कहानी एक मैगजीन में सबमिट भी कर दी थी। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, फेलियर से निपटना। कुछ दिनों बाद जब उसने अपनी सबमिट की गई कहानी का रिप्लाई चेक किया तो उसका दिल धड़कने लगा। ईमेल खुला और उसमें लिखा था, डियर रमेश, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट मीट आवर करंट एडिटोरियल नीड्स। वी इनकरेज ऑन सुनते कांसर्च हुई चौकी पांद और तनादर राइटिंग एंड सबमिट अगेन इन द फ्यूचर। रमेश को यह पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हौसला तोड़ दिया हो। उसने अपनी मेहनत और सपनों को इस रिजेक्शन में बिखरते हुए महसूस किया। उसका मन किया कि बस अब लिखना बंद कर दे। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर टेबल पर पड़ी किताब ड्रीम बिग पर गई। उसे याद आया कि उसने इसे अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं था। उसने किताब उठाई और अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। इसका शीर्षक था एम्ब्रेस फेलर एज पार्ट ऑफ ग्रोथ। पहली ही लाइन ने उसे रोक दिया, फेलर नहीं द पॉजिट ऑफ सिक्स, इट्स ए स्टेप ऑन वे टू सिक्स। रमेश ने इसे 2 बार पढ़ा। उसे लगा जैसे यह लाइन उसी के लिए लिखी गई थी। गॉफ ने लिखा था कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट द वंस हु अवॉइड फेलर, दे आर द वंस हु लर्न फ्रॉम इट एंड कीप गोइंग। रमेश ने गहरी सांस ली और सोचा, शायद यह रिजेक्शन भी मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, मुझे इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और अपनी फीलिंग लिस्ट, संगीत को और रिफाइन करना चाहिए। शायद मुझे फीडबैक पर और ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा लेसन, फेलियर का डर मुझे एक्शन लेने से रोक नहीं सकता। किताब के अगले हिस्से में गॉफ ने एक इंटरेस्टिंग एनेक्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक बड़ी गलती ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया था। रमेश को यह पढ़कर कुछ बेटर फील हुआ। उसने महसूस किया कि अगर एक सक्सेसफुल ऑथर फेलियर से गुजरता है तो उसका फेलर कोई अनयूजुअल बात नहीं है। गॉफ ने लिखा था, When you fail, ask yourself 2 questions. What did I learn and how can I use this experience to improve? रमेश ने तुरंत इन 2 सवालों को अपनी नोटबुक में लिखा और अपने प्रोजेक्शन पर अप्लाई करना शुरू किया। 1. What did I learn? मेरी कहानी का प्लॉट स्ट्रांग था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम करना बाकी है। डायलॉग और नेचुरल हो सकते हैं। मैगजीन के एडिटोरियल गाइडलाइंस को और ध्यान से पढ़ना चाहिए था। 2. How can I use this experience to improve? फीडबैक लेकर अपनी कहानी को रिवाइज करूंगा, राइटिंग टेक्निक्स पर रिसर्च करूंगा और प्रैक्टिस बढ़ाऊं। अगली बार स्टोरी सबमिट करने से पहले एक मेंटर से रिव्यू करवाऊंगी। यह लिखते ही रमेश को लगा कि उसका रिजेक्शन अब उतना बड़ा इशू नहीं है। उसने इसे एक तरह की
रोड मैप की तरह देखना शुरू कर दिया। उस रात रमेश ने अपने लैपटॉप पर बैठकर अपनी कहानी को फिर से एडिट करना शुरू किया। उसने अपने राइटिंग ग्रुप के एक सीनियर मेंबर को स्टोरी रिव्यू करने के लिए भेजी। जब फीडबैक आया तो उसने देखा कि उसके मेंटर ने कई जगहों पर रेड मार्क्स लगाए थे, लेकिन इस बार रमेश ने इसे क्रिटिसिज्म की तरह नहीं बल्कि गाइडेंस की तरह लिया। एक और बात जो गॉफ ने अपनी किताब में कही थी वह रमेश को बहुत पसंद आई। इफ यू आर नॉट फेलिंग यू प्रोबेबली नॉट ट्राइड। यह लाइन रमेश के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, अगर मैं फेल हो रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने खुद को फेलियर से डरने के बजाय इसे एक्सेप्ट करना सिखाया। कुछ हफ्तों बाद रमेश ने अपनी कहानी को दोबारा एक दूसरी मैगजीन में सबमिट किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सबमिट करके बैठने की बजाय राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस किया। उसने राइटिंग वर्कशॉप्स अटेंड की, नए ऑथर से इंटरेक्ट किया और नए नए आइडियाज एक्सप्लोर किए। एक दिन जब रमेश अपनी अगली कहानी पर काम कर रहा था तो उसे पहली मैगजीन से रिजेक्शन का ईमेल याद आया। उसे एहसास हुआ कि अगर उस रिजेक्शन ने उसे रोक दिया होता तो शायद वह आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसने महसूस किया कि फेलियर ने उसे और बेहतर बनने की डायरेक्शन दी थी। कुछ हफ्तों बाद उसे दूसरी मैगजीन से एक ईमेल आया। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने ईमेल खोला और उसमें लिखा था, प्रिय रमेश, हमें आपकी कहानी का चयन करने की खुशी है। हमारी अगली संख्या में आपकी कहानी प्रकाशित होगी। कांग्रेचुलेशन। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत ईमेल दोबारा पढ़ा। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। उस रात रमेश ने अपने मेंटर को थैंक यू ईमेल लिखा। उसने अपनी नोटबुक में भी लिखा, फेलर्स ही अंत है, वे सफलता के लिए कदम है। रमेश को यह समझ में आ गया था कि उसकी जर्नी में फेलर्स आते रहेंगे, लेकिन अब वह उनसे डर की बजाय उन्हें अपनाने और उनसे सीखने को तैयार था। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितने भी सेटबैक्स आए वह अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। रमेश ने अब तक अपनी राइटिंग जर्नी में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सपने देखना सीखा, डर और संदेह से लड़ना सीखा, एक्शन लेना शुरू किया और फेलियर को अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाना भी। लेकिन उसकी जर्नी का असली मकसद क्या था? क्या वह सिर्फ स्टोरीज लिखना चाहता था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? एक दिन जब रमेश अपनी नई कहानी के ड्राफ्ट पर काम कर रहा था, उसने खुद से सवाल किया, मैं लिख क्यों रहा हूँ? क्या यह सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए है या फिर इसके जरिए मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ? रमेश को इन सवालों का जवाब नहीं पता था। उसने फिर से ड्रीम बिग की किताब उठाई और उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया जिसका शीर्षक था लाइव विद पर्पस। बॉब गॉफ ने शुरुआत में ही लिखा था, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का अर्थ अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कार्यों को संरेख करना। योर ड्रीम्स शुड नॉट ओनली फुलफिल यू बट आल्सो लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। यह पढ़ते ही रमेश को लगा कि उसने अब तक जो भी किया वह सिर्फ अपने सपने को हासिल करने की कोशिश थी, लेकिन क्या वह सपने किसी बड़ी वजह से जुड़े हुए थे? गॉफ ने लिखा था कि पर्पस इज नॉट अबाउट व्हाट यू अचीव, इट्स अबाउट व्हाई यू अचीव इट। रमेश ने किताब को बंद किया और सोचने लगा। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ ने एक बार कहा था, जो भी काम करो उसमें दूसरों की भलाई हो, तभी तुम्हारी मेहनत का असली मतलब होगा। यह बात तो दिमाग में कहीं छिपी हुई थी, लेकिन अब गॉफ की बातों ने इसे फिर से उजागर कर दिया। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, व्हाई डू आई वांट टू राइट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड माई स्टोरीज। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब देना शुरू किया, एक, मैं लिखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कहानियां लोगों को प्रेरित कर सकती हैं। दो, मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियां उन लोगों तक पहुंचे जो खुद को कमजोर या अकेला महसूस करते हैं। तीन, मैं राइटिंग को एक ऐसा माध्यम बनाना चाहता हूँ जो समाज में पॉजिटिविटी और होप फैलाए। लिखते लिखते रमेश को अपने अंदर क्लैरिटी महसूस हुई। उसने अब तय किया कि उसकी कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होंगी। वह कहानियों के जरिए लोगों की जिंदगी में कुछ मीनिंग जोड़ना चाहता था। उसने इस नए पर्पस को अपने राइटिंग प्रोसेस में शामिल करना शुरू किया। अब जब भी वह किसी कहानी पर काम करता तो खुद से पूछता, क्या यह कहानी किसी की मदद कर सकती है? क्या यह किसी के लिए मीनिंगफुल हो सकती है? रमेश ने अपनी पुरानी कहानियों को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि उनमें से कुछ स्टोरीज सिर्फ प्लॉट ड्रिवन थी, लेकिन उनमें डीपर पर्पस की कमी थी। उसने फैसला कि अब वह हर कहानी में अपने पर्पस को रिफ्लेक्ट करेगा। एक दिन रमेश ने अपने राइटिंग ग्रुप में अपनी नई कहानी शेयर की। यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खो दी थी, लेकिन एक छोटे बच्चे से मिली सीख ने उसे अपनी जिंदगी का
पर्पस फिर से ढूंढने में मदद की जब रमेश ने कहानी पढ़कर सुनाई। खो गए एक मेंबर ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था। यह सुनकर रमेश को लगा कि उसकी राइटिंग अब सही डायरेक्शन में जा रही है। उसे समझ आ गया था कि राइटिंग सिर्फ उसके सपने पूरे करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह उसके पर्पस को जीने का भी एक तरीका है। कुछ दिनों बाद रमेश को एक एनजीओ का ईमेल मिला। एनजीओ एक राइटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्टोरी टेलिंग के बेसिक्स सिखाए जाने वाले थे। उन्होंने रमेश को वके तौर पर इनवाइट किया। रमेश के पास उस समय कई डेडलाइंस थी, लेकिन उसने सोचा यह तो मेरे पर्पस के साथ अलाइन होता है, मुझे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जब वह वर्कशॉप में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बच्चे बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे सपने और कहानियां उसे सुनाई। रमेश ने उन्हें इनकरेज किया और कहा, आपकी कहानियां भी किसी की जिंदगी बदल सकती हैं, बस उन्हें लिखते रहो। उस दिन के बाद रमेश को एहसास हुआ कि उसका पर्पस सिर्फ अपनी कहानियां लिखना नहीं था, उसका पर्पस था स्टोरी टेलिंग के जरिए दूसरों को उनकी आवाज ढूंढने में मदद करना। रमेश ने महसूस किया कि जब उसने अपने सपनों को पर्पस के साथ जोड़ा तो उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब हर दिन लिखना उसके लिए एक टास्क नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बन गया था। उसने अपने राइटिंग ग्रुप में भी दूसरों को इनकरेज करना शुरू किया कि वे अपने सपनों को पर्पस के साथ अलाइन करें। एक शाम रमेश ने अपने मेंटर से बात की और उनसे पूछा, आपके हिसाब से पर्पस ड्रिवन लाइफ का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उनके मेंटर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पर्पस ड्रिवन लाइफ में सेटिस्फैक्टरली संगीत नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। रमेश को यह बात गहराई तक समझ में आई। उसने अपने पर्पस को और मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट लिखी। मैं कहानियों के जरिए लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी और होप लाना चाहता हूँ। उसने इस विजन स्टेटमेंट को अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिखा और हर दिन उसे पढ़ता। यह उसे रिमाइंड करता कि राइटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद है। रमेश की यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अब पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर कदम बढ़ा दिया था। रमेश की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। उसने किताब ड्रीम बिग के हर पार्ट से कुछ न कुछ सीखा था और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया था। उसने सपने देखे, डर और संदेह से लड़ा, छोटे छोटे कदम उठाए, असफलताओं को गले लगाया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। लेकिन अब उसकी कहानी को सही मायने में एक सार्थक अंत की जरूरत थी। एक ऐसा अंत जो न केवल रमेश के लिए बल्कि उसके जैसे हर सपने देखने वाले के लिए प्रेरणा बने। रमेश ने अब तक अपनी कहानियों से एक छोटी सी पहचान बना ली थी। उसकी कहानियों को कुछ स्थानीय मैगजीन और ब्लॉग्स में प्रकाशित किया गया था। उसने अपनी जिंदगी को पर्पस ड्रिवन बना लिया था और अपने लेखन को एक मिशन में बदल दिया था। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना अभी भी बाकी था, अपनी कहानियों का एक बुक के रूप में प्रकाशन। यह सपना उसके लिए आसान नहीं था। किताब प्रकाशित करना सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं था, इसमें कई चुनौतियां थी। पब्लिशर से संपर्क करना, रिजेक्शन का सामना करना और सही प्लेटफॉर्म ढूंढना। लेकिन रमेश को पता था कि अब वह अपने डर और असफलताओं से नहीं डरेगा। उसने खुद से वादा किया, यह मेरा सबसे बड़ा सपना है और इसे पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। रमेश ने अपने लेखन के पिछले सभी अनुभवों को इकट्ठा किया और अपनी कहानियों को एक संग्रह में तब्दील करना शुरू किया। उसने इसे नाम दिया स्टोरीज ऑफ होप। यह सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं था, यह उसके जीवन के हर उस अनुभव का परिणाम था जिसने उसे बेहतर इंसान और लेखक बनाया था। उसने पब्लिशर्स को अपनी पांडुलिपि भेजनी शुरू की। पहले कुछ महीनों में उसे लगातार अस्वीकृति मिली। हर बार एक ईमेल आता, धन्यवाद आपके प्रस्तुति के लिए, लेकिन हम इस समय आपके पुस्तक के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। रमेश ने गहरी सांस ली और गॉफ की किताब का वह पाठ याद किया जहां असफलताओं को सीखने का जरिया बताया गया था। उसने सोचा, शायद मेरी कहानियों में अभी भी कुछ कमी है। उसने अपने लेखन पर फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसने कुछ प्रसिद्ध लाइनर से समाधे से सलाह ली, अपने राइटिंग ग्रुप के साथ विचार विमर्श किया और अपनी कहानियों को और रिफाइंड किया। जब उसे लगा कि अब उसकी पांडुलिपि तैयार है
तो उसने इसे फिर से कुछ पब्लिशर्स को भेजा। एक दिन जब रमेश अपने कमरे में लिखने में व्यस्त था, उसे एक ईमेल मिला। यह एक प्रसिद्ध पब्लिशर का था। ईमेल में लिखा था, डियर रमेश, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी वुड लाइक टू पब्लिश योर मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरीज ऑफ होप, कांग्रेचुलेशन। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह पल उसकी मेहनत, धैर्य और सपनों में विश्वास का नतीजा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों और परिवार को यह खबर दी। किताब के प्रकाशित होने तक रमेश ने खुद को लगातार व्यस्त रखा। उसने हर प्रक्रिया में भाग लिया, कवर डिजाइन से लेकर मार्केटिंग प्लान तक, और फिर कुछ महीनों बाद उसकी किताब स्टोरीज ऑफ होप बाजार में आ गई। किताब ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। इसे न केवल रीडर्स का प्यार मिला, बल्कि कई रिव्यूअर्स ने भी इसे सराहा। रमेश को देश भर से संदेश आने लगे। लोग लिखते कि उनकी कहानियों ने उन्हें उम्मीद और प्रेरणा दी। एक दिन एक युवा लड़की ने रमेश को लिखा, मैंने आपकी किताब पढ़ी और मुझे लगा कि मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मैंने अपनी पहली कविता लिखी है और इसे आपकी किताब से प्रेरणा लेकर स्कूल के कंपटीशन में भेजा है। धन्यवाद। रमेश ने यह पढ़कर महसूस किया कि उसकी मेहनत और उसका पर्पस अब सही मायने में पूरा हो रहा था। रमेश की कहानी सिर्फ एक किताब के प्रकाशित होने तक सीमित नहीं रही। उसने अपने पर्पस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने वर्कशॉप शुरू की जहां वह एस्पायरिंग राइटर्स को उनकी कहानियां लिखने में मदद करता। उसने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशंस आयोजित किए ताकि वे भी अपने सपनों को आकार दे सके। रमेश की किताब सिर्फ एक किताब नहीं रही, यह लोगों के लिए एक मूवमेंट बन गई। उसने अपने जीवन को एक ऐसा मीनिंग दिया जो सिर्फ उसकी खुशी तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया में पॉजिटिविटी और होप फैलाने का जरिया बन गया था। रमेश यात्रा ने यह सिखाया कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को पर्पस के साथ जोड़ना। उसने यह साबित किया कि असफलताएं सिर्फ सीढ़ियां होती हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात उसने यह समझा कि हमारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने सपनों के जरिए दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। रमेश अब भी लिखता है, अब भी सीखता है और अब भी लोगों को प्रेरित करता है। उसकी कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि असल में सपनों और पर्पस की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमारी आज की बुक समरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।